हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे, है ना। तो आज हम ठोसों का वर्गीकरण करेंगे प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ठोसों का वर्गीकरण प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर करते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये तो बस ऐसे है ना बेटा कि प्रतिरोधकता और चालकता के हम मान देखकर बताते हैं कि ये चालक है। हाँ, ये जो वैल्यू है वो क्या है? अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है कि बस इतनी होगी। बाकी इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। उनके आधार पे पढ़ेंगे कि कौन से चालक होते हैं, कौन से कुचालक होते हैं और कौन से अर्धचालक होते हैं। तो इनके मान के आधार पर, हाँ, अपनी एनसीईआरटी ये बताती है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि इनमें ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो 3 प्रकार से किया गया है ना बेटा। एक, चालक। अब जो चालक है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो चालक के लिए हम देखेंगे प्रतिरोधकता, जिसको आप रो से डिनोट करते हो, 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और एक होता है बेटा जी चालकता, जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हो। और आप जानते हो कि सिग्मा 1/रो होता है, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही चालकता होता है। तो आप यहाँ से देख चुके होंगे कि अगर प्रतिरोधकता ज्यादा है तो चालकता कम होगी, और प्रतिरोधकता कम है तो चालकता ज्यादा। अब चालक के लिए प्रतिरोधकता का मान क्या होता है बेटा जी? बहुत ही कम होता है। चालक के लिए प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब प्रतिरोधकता कम है तो प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता है। तो बेटा जी चालक की चालकता क्या होती है? बहुत अधिक। चालक की चालकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो देखो जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगा? 10 की पावर, ये है -2, और ये वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू है बेटा जी। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये है, ठीक है ना बेटा। तो इसकी जो चालकता है वो इसकी उल्टी है। तो ये 10 की पावर -2 का उल्टा 10 की पावर 2 से 10 की पावर उल्टा है ना, तो ये +8 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप इसको लिख सकते हो सीमेन मीटर इनवर्स, ये लिख दो सर। तो देख सकते हो आप प्रतिरोधकता 10 की पावर -8 है, यानी 1/10 की पावर 8, यानी 0.00001 ओम मीटर। देख लो चालक की प्रतिरोधकता कितनी कम है, ठीक है ना। तो ये बोला गया कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता लगभग इसके बराबर हो या चालकता लगभग इसके बराबर हो, वो पदार्थ क्या होता है बेटा जी? चालक होता है। समझने वाली क्या बात है बेटा? एक डाटा है बस इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं क्या? अर्धचालक। ये क्या होते हैं? अरे अर्धचालक के बारे में आपने सुना है कि इसकी जो चालकता है, अर्धचालक की जो चालकता है वो चालक और कुचालक के बीच की होती है। ये हम पीछे वाले लेक्चर में देख चुके हैं, सेमीकंडक्टर का फर्स्ट वीडियो। तो इनके बीच की तो होती है, लेकिन कितनी होती है वो देखते हैं ना बेटा जी। तो ये होता है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता में क्या आया बेटा जी? यहाँ पर रो की बात करें, और चालकता यानी किसकी बात करें बेटा जी? सिग्मा, यानी इसके आधार पर इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ये होती है बेटा जी 10 की पावर -5 से 10 की पावर 6 ओम मीटर, इतनी होती है। तो इसकी चालकता इसका उल्टा होगी ना बेटा, 10 की पावर -5 है तो 10 की पावर 5 से, और 10 की पावर +6, तो ये 10 की पावर -6 सीमेन मीटर इनवर्स, ये इसकी क्या होती है? चालकता। देख लो प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8, यहाँ पे देखो 10 की पावर -5 इसके बीच में ही होगा। और ये देखो यहाँ पे प्रतिरोधकता ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर -2 है, तो ये देखो 10 की पावर 6, यानी इससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इनके बीच में भी है। तो अर्धचालक क्या है? कुछ
कंडीशंस में चालक की तरह बिहेव करते हैं। टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट है, आगे बढ़ेंगे ना बेटा। और नंबर 3 क्या है, कुचालक। ये क्या होते हैं बेटा जी, ये जो कुचालक होते हैं इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। कुचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज्यादा। और प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है तो चालकता बहुत ही कम होती है। इनकी कंडक्टिविटी नगण्य, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए प्रतिरोधकता क्या होती है, देखो प्रतिरोधकता का मान। और ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है, मैं काफी बार बोल चुका हूं। प्रतिरोधकता इसकी क्या होती है, देखो 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 ओम मीटर। एक डाटा है बस, ठीक है ना। आगे अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ इसके आधार पे ही बोला गया। और चालकता, चालकता क्या होता है बेटा जी, ये आप जानते हो। तो ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो 10 की पावर -11 से 10 की पावर -19 सीमेन मीटर इनवर्स। ये है प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर ठोसों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, चालक, अर्धचालक और कुचालक। जिसकी प्रतिरोधकता 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर, वो क्या है, चालक। जिसकी प्रतिरोधकता 10 की पावर -5 से 10 की पावर +6 ओम मीटर, वो अर्धचालक। जिसकी प्रतिरोधकता 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 ओम मीटर, वो क्या, कुचालक। यानी इन आंकड़ों के आधार पर, इन मानों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में हम आगे भी और भी रीजन है, ठोसों का वर्गीकरण कैसे होगा ये भी आपको आगे बताएंगे। और अब यहाँ हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल देख लें। सेमीकंडक्टर के क्या देख लें बेटा जी, उदाहरण देख लें। तो ये क्या होते हैं देखो, और बोर्ड एग्जाम में तो पूछा भी जाता है। एक एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ। बाकी तो देखो बेटा जी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। लेकिन हम कुछ एक की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, कुछ एक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ रहे बेटा, ठीक है। तो इसकी अपन बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो एक नॉर्मल वीडियो होने वाला है। इसके जस्ट आगे वाला जो वीडियो होगा वो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान दो बेटा जी, हम बात करें किसके, अर्धचालक के एग्जाम्पल की बात करें कि अर्धचालक कौन कौन से हैं। किसकी बात करें अपन बेटा जी, अर्धचालक की। तो एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी तात्विक अर्धचालक, यानी ये क्या है, कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये बेटा जी तात्विक अर्धचालक कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की अच्छे ढंग से इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो बेटा जी यौगिक अर्धचालक जो इनसे मिलके बने होते हैं, आप केमिस्ट्री से जानते ही हो, यौगिक अर्धचालक ये क्या है। ये यौगिक अर्धचालक एक तो होते हैं बेटा जी ये अकार्बनिक अर्धचालक। क्या होते हैं ये, अकार्बनिक अर्धचालक, ठीक है। एग्जाम्पल है, समझने वाली बात कुछ नहीं है इसमें। और ये क्या है बेटा जी, कार्बनिक अर्धचालक। और हम बात करते हैं इसके बाद किसकी, कार्बनिक अर्धचालक और एक कार्बनिक बहुलक अर्धचालक की बात करें, बहुलक की बात करें। तो अकार्बनिक अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, ETC आदि, ठीक है। ये है अकार्बनिक अर्धचालक के उदाहरण। और अपनी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये जो कार्बनिक अर्धचालक है ना बेटा जी,
ये काफी बार पूछा हुआ है 1 नंबर में कि कार्बनिक अर्धचालकों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये कार्बनिक अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? एंथ्रासीन, एक तो होता है एंथ्रासीन और एक होता है बेटा जी मादित थैलोसाइनिस। एंथ्रासीन तथा मादित थैलोसाइनिस 1 नंबर देखे जाता है, ये काफी बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। और भौगोलिक की बात करें तो पॉलीपाइरोल और पॉली एनिलीन इनकी। ठीक है, ये अपनी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी अपने को चर्चा तो इन पर करनी है डिटेल से। तो ये इसके उदाहरण है। ठीक है ना, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं थी बेटा। तो अब जो आगे वाला वीडियो अपना होने वाला है वो एक बड़ा वीडियो आएगा, वहां पे हम देखेंगे कि जो परमाणु होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। यानी जब परमाणु विलगित होता है, किसी दूसरे परमाणु से कोई रिलेशन नहीं रखता है, सबसे अलग होता है, उसको अपन विलगित बोलते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। तो ठोसों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में नहीं होते, ऊर्जा बैंड में होते हैं। ठीक है ना बेटा, तो क्या रीजन है? तो ऊर्जा बैंड बनने का जो कारण है वो मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा कि चालकों, और हम अर्धचालक की बात करेंगे, जैसे सोडियम क्रिस्टल लेके आऊंगा मैं, और सिलिकॉन क्रिस्टल पे अपन बात करेंगे कि ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं, अपन चर्चा उनकी करेंगे। लेकिन ऊर्जा बैंड समझने से पहले आज मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, और ये बात अगर आपको पता है तो आप ऊर्जा बैंड को बड़े ही अच्छे ढंग से समझ पाओगे। थोड़ी सी बातें हैं बस 5-7 मिनट की, वो देख लो बेटा आप यहाँ पे। बाकी तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिक सा था, कुछ नहीं था, बस डाटा लिखे, एग्जाम्पल लिखे, इतना सही था। ठीक है, यानी पढ़ने वाली बातें थी बस। अब देखो बेटा जी, हम यहाँ पर चर्चा किसकी करते हैं? अब किसकी चर्चा करते हैं बेटा जी? हम आज चर्चा करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम की। तो आपने देखा बेटा जी कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, और एक आपने देखा कि जो हीलियम होता है, इनके बारे में तो आपने काफी सुना है। तो जो हाइड्रोजन है, देख लो एक बार वीडियो सही चल रहा है क्या अपना? हाँ बेटा जी ठीक चल रहा है। तो जो हाइड्रोजन होता है, जो हीलियम होता है, ये क्या होता है? ये होता है डाई एटॉमिक, और ये होता है मोनो एटॉमिक होता है। ठीक है, यानी ये द्विपरमाणविक होता है और ये एक परमाणविक होता है। तो फिर हाइड्रोजन द्विपरमाणविक क्यों होता है? तो आप जानते हो बेटा जी, दुनिया में कोई भी चीज है वो क्या रहना चाहती है? स्टेबल रहना चाहती है। दुनिया में हर एक चीज क्या रहना चाहती है बेटा जी? स्टेबल रहना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा, यानी अपना स्थायित्व रखना चाहती है। तो हमने पीछे जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी थी उसमें हमने चर्चा की थी कि अगर किसी भी पदार्थ की भी बात करें और अगर एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना बेटा, तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो अनस्टेबल होता जाएगा, उसके वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे और उसकी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज है ना बेटा, अगर स्थायी रहना चाहेगी तो वो अपनी एनर्जी को कम रखना चाहेगी, उतना ही ज्यादा उसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी होगी। ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब आइए देखें कि हाइड्रोजन है वो डायटोमिक क्यों है। तो हम चर्चा करेंगे बेटा जी किस पर? हाइड्रोजन पर चर्चा करेंगे। ये डायटोमिक क्या है, क्यों है? तो देखो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके एटम की। ये न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन एटम, और इसके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हो ना बेटा कि जैसे हम बात करें 1h1 की बात करें तो 1h1 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो,
यहाँ पे ZXA, यहाँ पे क्या होता है ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना है इसके न्यूक्लियस में, एक। ऊपर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें एक प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, ठीक है ना बेटा। और हमने क्या देखा है कि कोई भी परमाणु अगर वो विलगित है यानी सबसे अलग है, किसी और परमाणु के रिलेशन में नहीं है, तो क्या होगा, विद्युत रूप से उदासीन होगा, यानी उस पर कुल आवेश 0 होगा बेटा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे आवेश क्या होता है, सेम, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और उस पे नेगेटिव होता है। जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर ये परमाणु विलगित है तो ये विद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक प्रोटॉन है तो एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इसके समस्थानिकों की बात कर लो 1H2 की, तो इसमें भी देखो बेटा जी ZXA, प्रोटॉन तो एक ही है ना न्यूक्लियस के अंदर, ऊपर ए कितने हैं, 2, यानी अब एक प्रोटॉन है इसमें और एक न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही हम 1s3 की बात करें तो बेटा इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आप जानते हो। तो देखना बेटा जी 1H1 की हम बात कर रहे हैं, तो ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसमें है, 1s में, यानी इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षा में रहना चाहता है। मैंने बोला था ना स्थायी तभी तो होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके पास होगा तो इनकी बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी होगी, तो ज्यादा स्थायी होगा। और देखो ये विलगित है, यानी इसके आसपास कोई और एटम नहीं है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है ना बेटा। तो 1s में, यानी ये देखो ऊर्जा लेवल है ना, एनर्जी लेवल, इसकी बात करें, ऊर्जा स्तर की बात करें, एक दूसरा एटम है, ये भी क्या है बेटा जी, विलगित है, इससे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है ना। ये रहा दूसरा एटम, इसकी और इसकी दूरी इन्फिनिटी मान लो, बहुत ज्यादा दूर है। तो ये भी किसका एटम है बेटा जी, हाइड्रोजन का एटम है। तो यहाँ पे ये क्या, इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इस 1s में इलेक्ट्रॉन है और इस एटम में भी ये, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बेटा जी, 1s में होगा जब ये विलगित है। और विलगित परमाणु की बात करें तो जो बोर मॉडल हमने देखा था वहां पे 1s के लिए जो एनर्जी थी वो क्या थी, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका और इसका एनर्जी लेवल देखो, इसका भी -13.6 और इसका भी -13.6, तो एनर्जी लेवल दोनों का समान है। और ये तभी होगा जब दो परमाणु क्या होंगे, विलगित, या दो से ज्यादा हो लेकिन वो विलगित होने चाहिए। कहने का मतलब बेटा जी वो किसी और से कोई रिलेशन ना रखे, ठीक है। अब देखो और से रिलेशन कैसे ना रखे, अब हाइड्रोजन ऐसे ऐसे तो मिलता ही नहीं है आपको। हाइड्रोजन गैस की आप कभी भी बात करते हो तो आपको H2 मिलता है, HH मिलता है ना, H2 मिलता है, यानी H और H आपको साथ में मिलता है, यानी एक मॉलिक्यूल्स में मिलता है, ठीक है ना, इसके अणु होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे होगा, तो ध्यान से सुनो, इसमें और इसमें फिर क्यों नहीं रहता, ये मोनोएटॉमिक क्यों नहीं होता। तो सुनो, ये जैसे ही पास है आए, ये देख लो, ये हाइड्रोजन का एटम है ना बेटा, ये रहा, और एक हाइड्रोजन का एटम ये है, यानी ये क्या आ गए, पास आ गए। देख लो ये दोनों पहले तो इन्फिनिटी दूरी पे थे, विलगित थे, अब पास आ गए, एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं, अब ये विलगित नहीं है। तो बेटा जी यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। ऊर्जा बैंड समझने के लिए ये बातें जरूरी है बेटा जी। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहा था, और इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस ही क्या कर रहा था बेटा जी, अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन यहां पे देखो
ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, तो इसको कौन कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को इसका यानी इसके खुद के न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या इतना ही हो रहा है? नहीं बेटा जी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास आ गए, विलगित नहीं रहे, तो इस इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस भी तो इफेक्ट डालेगा ना, ये नाभिक भी इसको अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात बेटा जी, इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन माइनस और माइनस, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला इधर रिपेल नहीं करेगा क्या? तो देखो पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को बस एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा जी, रिपेल भी कर रहा है। यानी इनके बीच कुछ होने लगा, ठीक है ना, इनके बीच में पारस्परिक क्रियाएं होने लगी आपस में, यानी क्या होने लगी, पारस्परिक क्रियाएं होने लगी इनके मध्य बेटा जी, आपने देखा आपस में, ठीक है। पहले ये इससे कोई मतलब रख रहा था क्या? नहीं, और ये भी इससे मतलब नहीं रख रहा था, लेकिन जैसे ही पास आए तो ये इससे मतलब रख रहा है ना। देख लो, इसका इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस तो है, लेकिन इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल कर रहा है। यहां ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही पास आए इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होने लगी, ठीक है ना बेटा। तो बाद में क्या देखा गया कि एनर्जी लेवल प्रभावित हो गया। देखो यहाँ पे ये -13.6 था, इसको मैं बोल रहा हूँ E0, इसका एनर्जी लेवल कितना था पहले, E0, और इसका एनर्जी लेवल भी कितना था, E0। तो देखो जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, अगर ये विलगित है तो, लेकिन यहाँ पे विलगित नहीं है, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, पारस्परिक क्रिया हो रही है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल क्या होगा, रे एनर्जी लेवल में इफेक्ट आएगा, ठीक है। यानी अब इन दोनों एटम के एनर्जी लेवल सेम नहीं रहेंगे, ठीक है ना। क्या होगा फिर, सेम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, देखो एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पहले दोनों की एनर्जी क्या थी, E0 थी, तो अब एक की एनर्जी घट जाएगी, तो ये हो जाएगा एक, तो इसको E1 बोल दो, और एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, दोनों की क्रिया होगी तो एक की एनर्जी जिसकी बढ़ जाएगी वो क्या होगा, E0 प्लस डेल्टा E, यानी इतनी बढ़ गई। ये जो ऊर्जा में बढ़ती है ये बेटा जी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, ये ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी। और आप जानते हो कि ये जो एटम है इसमें ये 1s था, 2s बहुत ज्यादा दूर, इससे बहुत ज्यादा दूर, यानी एक और भी इस 2s का एनर्जी लेवल कुछ अलग था ना, तो ये यहाँ पे एटम है, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन फिर भी s 2p ऐसे एनर्जी लेवल तो पहले इस एटम में भी तो थे, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 2s 2p तो थे ही ना बेटा। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि इसका एनर्जी लेवल ये हो गया और दूसरा 2s में चला गया, नहीं, 2s की कहानी नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन ये होगा कि एक की एनर्जी, पहले इसका एनर्जी लेवल ये था तो एक की थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी पहले इसका एनर्जी लेवल ये था तो इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये इंटरेक्शन होगा। हाँ ये वेव फंक्शन वगैरह बेटा आगे जब आप बीएससी करोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो ये रीजन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हाँ मैं यहाँ पे अगर उस फिजिक्स को यूज में करने लग जाऊँ, लेने लग जाऊँ, तो क्या होगा बेटा कि आप 12th के बच्चे हो, आपका लेवल भी अभी 12th वाला है, तो हम उतना डीपली नहीं चलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले 1s, अब दोनों का एटम्स का एनर्जी लेवल ये था,
ये बोले तो ई नोट था। लेकिन अब जैसे ही आपस में इंटरेक्शन हुई तो एनर्जी लेवल ये और ये देखो, ये है डेल्टा ई, ये है डेल्टा ई, नीचे की ओर है, यानी इस एनर्जी लेवल में कमी आई है, यानी ये है ई नोट माइनस डेल्टा ई, यानी ये इतनी एनर्जी कम हुई है, ठीक है ना। और बेटा जी इसमें देखो ये इससे ऊपर है, तो इसमें क्या हुआ है, ई नोट प्लस डेल्टा ई, यानी इसकी इतनी एनर्जी में वृद्धि हुई है, इतनी ऊर्जा में क्या आई है, कमी आई है, ठीक है ना बेटा। तो सुनो, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो दुनिया की हर चीज क्या रहना चाहती है, स्टेबल रहना चाहती है, तो वो लोएस्ट एनर्जी में, है ना, न्यूनतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में रहना पसंद करते हैं ना। तो अब देखो सबसे कम एनर्जी लेवल इसका है ना, तो इसमें देखो एस का मामला है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं ना रे। तो देखो ये और ये दोनों आ गए। हाँ जरूरी नहीं है इनका स्पिन यहाँ पे सेम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म है बेटा इनका स्पिन सेम नहीं होगा, एक ही है तो एक ही है। तो ये दोनों इसमें आ गए, न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आ गए, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल तो है, एनर्जी लेवल तो ये भी है। यहाँ पे बोला था ना एनर्जी लेवल तो 2s 2p, इसमें भी तो था। तो ऐसा हो जाता है कुछ, कब, जब इनका क्या हो जाता है, इंटरेक्शन होता है। जब ये विलगित होते हैं तो एनर्जी देखो सेम थी, -13.6 -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, लेकिन यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट नहीं है अब, यानी इस -13.6 से थोड़ी सी ज्यादा है या थोड़ी सी कम है, हाँ बहुत ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस। तो ऐसे करते करते ये जो अपना हाइड्रोजन है, ये जो एटम है, ये किस में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स में, और इनके एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ये एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ऐसे, ठीक है। तो पहले ये जो ऑर्बिट थी ये वाली, इसका एक का एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ गया और एक का कम हो गया, तो फिर ये 2 एनर्जी लेवल दिखेंगे अपने को यहाँ पे, ये ऐसे। अब इस ऊर्जा में अंतर ज्यादा नहीं है, ऊर्जा में अंतर ज्यादा नहीं है, अपने को ऐसे लगेगा बिल्कुल पास पास है, सटे हुए, लेकिन सटे हुए भी नहीं है। क्वांटम लेवल पे देखें तो कुछ अंतराल होगा। तो ये देखो ये ऊपर वाला है ना, इसकी क्या है, ई नोट प्लस डेल्टा ई, और इस नीचे वाले की क्या है, ई नोट माइनस डेल्टा ई। तो इलेक्ट्रॉन तो इसी में रहना है, तो ये है। और जब ये न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षा में, यानी यहाँ पे आ गया, तो देखो इससे भी देखो, एक तो जब यहाँ पे था -13.6 से, लेकिन इससे भी कम एनर्जी पे आया है, तो एनर्जी का लॉस है ना, तो ये और ज्यादा क्या हुआ है बेटा, स्टेबल हुआ है, और ज्यादा स्ट्रॉन्गली बंधा है, प्रबल तरीके से बंधा है, क्योंकि इसकी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो देख लो अकेले एटम की तुलना में यहाँ पे 2 एटम जब साथ में है, देखो एक तो हाइड्रोजन के एटम अलग अलग है, एक जब साथ साथ है तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन देखो बेटा जी लो एनर्जी लेवल में है, और इनके देखो इससे थोड़े ऊपर है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये कहानी हम पढ़ते हैं हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए ये नहीं होगा -13.6। अब देखो इसमें 1s में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना रे, क्योंकि 2He4, और आप जानते हो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 और ये 2, तो इनके बीच में भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कहानी होगी, फिर इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ये ट्रैक, ये रिपेल, ऐसे ऐसे जो पहले हुआ था, ठीक है। तो इसके भी क्या बनेंगे, एनर्जी लेवल बनेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3
और 4। ये देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के 4 हो गए। लेकिन सेम स्पिन वाले एक साथ नहीं रह सकते ना, देखो स्पिन दोनों की सेम है, इनकी सेम है, तो ये एक जगह नहीं रह सकते। तो ये इनको कहाँ जाना पड़ेगा बेटा जी, इनको यहाँ जाना पड़ेगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो लोवेस्ट एनर्जी के अंदर है, ये 2, लेकिन ये और यहाँ होते तब स्टेबल होता, लेकिन ये यहाँ पे हो नहीं सकते। तो ये 2 इसके अपर एनर्जी लेवल में है, तब हीलियम क्या होता है बेटा, मोनो एटॉमिक होता है। तो आपको एनर्जी बैंड के लिए इसकी कहानी को पढ़ना था, बस यही मामला था बेटा जी। तो अब जब मैं आगे आपको एनर्जी बैंड पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे। अगर मेरी ये बातें समझ गए हो, और ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे सेमीकंडक्टर के तीसरे लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा जी पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।